हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 शुरू होगा, जो कि आपका यूपी कांस्टेबल के लिए है। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया है। जॉन ने एक धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेश की। 4 वर्षों के बाद वह धनराशि ब्याज सहित 770 रुपये हो जाती है। तदनुसार वह धनराशि कितनी थी। देखिए दर कितनी है, दर है 10%। 10% का भिन्न कितना होता है, 1/10। इसका मतलब क्या है, यदि मूलधन 10 रुपये था तो उस पर 1 साल में ब्याज कितना मिलेगा, तो 1 रुपये ब्याज मिल जाएगा। यानी 1 साल का ब्याज कितना है, 1 रुपये है। तो 4 साल का ब्याज कितना होगा, 4 साल का ब्याज कितना होगा, इसका 4 गुना होगा। यानी 10 रुपये पे यदि 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो 4 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 4 रुपये ब्याज मिलेगा। तो मिश्रण कितना बन जाएगा, 10 रुपये पे 4 रुपये ब्याज मिल गया, तो मिश्रण कितना मिल गया, 14 रुपये, या फिर 14 यूनिट कह सकते हो। ठीक है, कब, जब मूलधन आपका 10 है तब। क्या आपको पता है कि समान वर्ष में समान ब्याज मिलता है साधारण ब्याज केस में। तो पहली साल में 1 रुपये ब्याज मिल रहा है तो हर साल 1 रुपये ब्याज मिलेगा, तो 4 साल में आपका 4 यूनिट ब्याज हो जाएगा। तो मूलधन 10 रुपये है, 4 रुपये ब्याज मिल गया, तो मिश्रण कितना बन गया, 14 यूनिट। ठीक है, अब 14 यूनिट की एक्चुअल वैल्यू आपको दे रखी है कितनी, 770 रुपये। ठीक है, जो कि 14 कितना गुना है, तो जो कि 14 का आपका 55 गुना है। 14 का 55 गुना है। पूछा क्या है, मूलधन पूछा था। मूलधन हमने कितना माना था, 10 यूनिट। 10 का 55 गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा आपका 550। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। यदि किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:1:11 है तो लाभ बताइए। अनुपात कितना दे रखा है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 10:11 है। यानी क्रय मूल्य 10 है तो विक्रय मूल्य कितना होगा, 11 है। यानी 10 की चीज़ 11 में बेची जा रही है, तो इसका मतलब कितने के लाभ पे बेची जा रही है, तो आप कहेंगे 1 यूनिट के लाभ पे बेची जा रही है। तो कितने % का लाभ होगा, प्रतिशत लाभ पूछा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ 1 का है, क्रय मूल्य 10 है, गुणा कर देंगे 100 का। कितने % का लाभ हो जाएगा, 10% का लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका फिर से राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। 30 संख्या का औसत 40 है, अन्य 40 का 30 है, तो सभी संख्या का औसत क्या होगा। 30 संख्याओं का औसत 40 है, तो इनका योग कितना होगा। आपको पता है योग बराबर क्या होता है, योग बराबर होता है औसत गुणा संख्या। औसत 40 है और संख्या 30 है, 40 गुणा 30 यानी कि 1200। दूसरे केस में 40 संख्या का औसत 30 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, 40 गुणा 30 यानी कि इनका भी 1200 होगा। कुल योग कितना हो गया, कुल योग हो गया इनका 2400। ठीक है, हमें सभी का औसत चाहिए। सभी का औसत बराबर होता है कुल योग बटे में कुल संख्या। कुल योग कितना है, 2400। कुल संख्या कितनी है, 30 यहाँ पे थी संख्या, 40 संख्या यहाँ पे थी, यानी कि 70 से भाग कर दिए। 40 + 30 70, 70 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 34 सही 2/7। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, बस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है 1043 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 11 मिलता है और शेषफल में 20 मिलता है, तो भाजक ज्ञात कीजिए। देखिए जब हम 1043 को किसी भाजक से भाग करते हैं, मान लें x से भाग करते हैं, तो हमें भागफल कितना मिलता है, 11। शेषफल कितना मिलता है, हमें 20 मिलता है। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, भाजक चाहिए हमें। तो भाजक हम कैसे निकाल सकते हैं, देखिए इसमें संबंध क्या बनता है। तो ये आपका भाज्य होता है, ये क्या होता है आपका भाज्य, ये आपका भाजक होता है, ये भागफल और ये शेषफल होता है। तो भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। भाज्य का इसमें 1043 है, भाजक हमें निकालना है, यानी x की वैल्यू निकालनी है। भागफल कितना है, 11 और शेषफल कितना है आपका 20। इसको सॉल्व करते हैं, तो 20 प्लस का हर जगह माइनस का हो जाएगा। 1043 में से 20 माइनस कर दीजिए, बराबर 11x। ये हो जाएगा आपका 1023 बराबर 11x। 11 का भाग कर दीजिए, तो 11 नंबर 99 और 11 × 33। x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 93, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में दी हुई है। यही आपका क्या होगा, भाजक होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। 12 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई वाले काष्ठ के शंकु का प्रकृष्ट क्षेत्रफल 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर है। शंकु के आधार की त्रिज्या क्या होगी, देखते हैं। देखिए कोई शंकु है जिसकी आपकी तिर्यक ऊंचाई दे रखी है 12 और यहाँ इसकी त्रिज्या हमें निकालनी है। ठीक है, ये हमें r निकालनी है। इसका बकपष्टी क्षेत्रफल दे रखा है 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता है शंकु का जो बकपष्टी क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, πr/l। ठीक है, r क्या त्रिज्या, l क्या है तिर्यक ऊंचाई, जो कि आपको दे रखा है बराबर किसके, बराबर दे रखा है आपको 226.08 के। वैल्यू रख दीजिए, पाई की वैल्यू रखनी है आपको कितनी, 3.14
आर हमें निकालना है, एल की वैल्यू कितनी है 12 बराबर 226.08। ठीक है, इधर भी 2 अंकों के बाद पॉइंट है, इधर भी आपका 2 अंकों के बाद पॉइंट है, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा। ठीक है, क्लियर। आप कुल मिला के कितना बचा 314 गुणा आर गुणा 12 बराबर 226.08। ठीक है, यदि आप इसको काट पीट करोगे आगे तो 374 से आपका ये 72 बार कटता है। ठीक है, और 12 से 72 कट जाएगा आपका 6 बार। ठीक है, कुल मिला के जो त्रिज्या निकल के आएगी वो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या निकल के आएगी। यहाँ पे आपको काट पीट करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप कर सकते हैं आराम से। तो इसका त्रिज्या कितना आएगा आपका 6 सेंटीमीटर आएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक समबाहु त्रिभुज तथा एक वर्ग का क्षेत्रफल समान है। समबाहु त्रिभुज और वर्ग, समबाहु त्रिभुज ये होता है और वर्ग आपका इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, यदि हम मान लेते हैं कि समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है और वर्ग की भुजा कितनी है बी है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है, वर्ग की भुजा क्या है बी है। पूछा क्या है कि ये वर्ग का विकर्ण दे रखा है और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई पूछी है आपसे। ठीक है, जैसे आप इधर देखिए यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं इसकी त्रिज्या भुजा ए है समबाहु त्रिभुज की, और कोई वर्ग है जिसकी भुजा हमने बी मान लिया। ठीक है, यदि भुजा बी है तो वर्ग का विकर्ण कितना होता है भुजा √2, यानी कि b√2 हो जाएगा। ठीक है, और b√2 की आपको वैल्यू दे रखी है कितनी 36। ठीक है, 36 वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ से आप b की वैल्यू निकाल सकते हो, कितनी जाएगी 36/√2। क्लियर। चलिए अब आते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का और वर्ग का क्षेत्रफल क्या दे रखा है आपको बराबर दे रखा है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा b² के बराबर होगा, यानी भुजा का वर्ग यानी कि b²। और b² कर देंगे इसको, तो देखिए यहाँ से b² करेंगे तो b² की वैल्यू कितनी जाएगी 36 गुणा 36 और √2 का वर्ग कर देंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये जो वैल्यू है वो किसके बराबर है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है √ में 3/4 भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, ये होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये वैल्यू किसके बराबर निकल के आई आपकी, ये वैल्यू निकल के आई आपकी वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर, जो कि आपका निकल के आई थी 36 गुणा 36/2। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, और इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आप देखिए 2 से काटिए 18 बार, और 4 का गुणा इधर हो जाएगा। यहाँ से आपको a² वैल्यू निकालिए तो ये हो जाएगा आपका 4 का गुणा इधर होगा, यानी 4 गुणा 18 गुणा 36 बटे में आ जाएगा आपका √3। ठीक है, ये आपकी a² की वैल्यू निकल के आई। क्लियर, क्लियर है यहाँ तक। आपसे पूछा क्या समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का वर्ग पूछा है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है √3/2a। इसका वर्ग कर देंगे तो h² बराबर क्या हो जाएगा √ में 3/4 a², √ में 3/4 a²। सॉरी, इसका वर्ग करेंगे तो √ हट जाएगा, यहाँ से 3/4 a² आएगा। कितना आएगा 3/4 a² आएगा। अब आपको a² वैल्यू दे रखी है, तो ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई का वर्ग बराबर हो जाएगा h² बराबर 3/4 a²। वैल्यू कितनी है 4 गुणा 18 गुणा 36 बटे में √3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए आप आराम से। 4 से 4 खत्म हो जाएगा, और 3 में √3 का भाग करेंगे तो √3 आ जाएगा ऊपर, और 18 गुणा 36 करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 × 108 और 18 × 36 18 × 54 और 10 बचे थे 64। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 648√3। ठीक है, कुल मिला के ऊंचाई का वर्ग जो निकल के आएगा वो 648√3 निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव था सवाल, पर आप आराम से कर पाओगे, टाइम लगेगा पर कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, एक बस दिल्ली से लखनऊ जाती है 80 की स्पीड से, वापस लौट के आती है 40 की स्पीड से। पूरी यात्रा में उसके औसत चाल बताइए। जब आपकी दूरी क्या हो फिक्स हो, दोनों स्थानों के बीच की दूरी क्या हो निश्चित दे रखी हो, तो औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2x/x + y। x पहली चाल है, y दूसरी चाल है। वैल्यू रख दीजिए एवरेज स्पीड के बराबर 2x/x + y। वैल्यू रखेंगे हम एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में 2 गुणा x की वैल्यू है आपकी 80, y की वैल्यू 40 बटे में दोनों का योग करेंगे 120। 40 से 3 बार कटेगा, 80 दूनी 160, 160 बटे में 3, यानी कि 53 सही 1/3। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, शांत जल में एक नाव की चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। बुद्ध प्रवाह में 33 किलोमीटर दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा। देखिए, जब नाव धारा की दिशा में चलती है, तो दोनों की चाल क्या हो जाती है जुड़ जाती है, और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाती है तो दोनों की चाल क्या हो जाती है माइनस हो जाती है। यानी ऊर्ध्व प्रवाह में चाल माइनस हो जाएगी और अनुप्रवाह में क्या होगी तो डाउन स्ट्रीम में आपकी चाल क्या होगी जुड़ जाएगी।
बात हो रही है ऊर्ध्व प्रवाह की, तो इनकी सापेक्षिक चाल कितनी बनेगी, तो 9 माइनस के 3 यानी कि 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बनेगी। और दूरी कितनी तय करनी है इनको, 33 किलोमीटर। तो कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 33, चाल कितनी है 6। 33 में 6 का भाग करेंगे कितना आ जाएगा 5.5 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, अंडरवुड में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर बराबर 6 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर भागित 4। मैं क्वेश्चन मार्क का मान बताना हमें क्या होगा। देखिए क्वेश्चन मार्क के स्थान पर मान लेते थोड़ी देर के एक्स, ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ठीक है, बराबर में 6 का वर्ग कितना हो जाएगा आपका 36 प्लस 4 का वर्ग 16 भागित कितना है 4। तो ये वर्गमूल से ये वर्ग खत्म हो जाएगा, इधर आपका एक्स बचेगा, इधर हो जाएगा आपका 36 प्लस 16 52, 52 बटे में 4 जो कि आपका आएगा 13। 52 में 4 का भाग करें कितना आएगा 13। एक्स की वैल्यू चाहिए थी, एक्स मतलब क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए थी, कितनी आगे निकल के 13 निकल के आ गई। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, किसी भिन्न के अंश और हर का योग 15 है, यदि हर में से 3 घटा दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है, तो वह भिन्न बताइए। तो इस तरह के सवाल में आपको ऑप्शन की सहायता से करनी है आपको है, इस तरह के सवालों को आपको ऑप्शन की सहायता से सॉल्व करना होता है, जो कि आपका आसान रहता है। अब देखिए भिन्न के अंश और हर दोनों का योग कितना होना चाहिए 15 होना चाहिए, जो कि आपको सभी में दे रखा है। दूसरी शर्त दे रखी है, यदि हर में से 3 घटा दें तो भिन्न कितनी हो जाएगी 1/2। क्या 4 में से 3 घटाने पे 1/2 मिलेगा, तो 4 में से 3 घटाएंगे, क्या हर कितना है 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा 11/1 बचेगा, 1/2 नहीं बनेगी भिन्न। यहाँ पर देखिए 4 ऊपर अंश है, हर कितना है 11, 11 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा 8, ऊपर बचेगा 4 नीचे बचेगा 8, 4/8 कितना हो गया 1/2, 1/2 ही हमारा आना चाहिए था, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी के हिसाब से आ जाएगा। तो भिन्न हमारी हो गई 4/11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए, एक सेल्समैन द्वारा नकद भुगतान पर 10% की छूट दी जाती है और वह 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए। देखिए 10% की छूट देता है और 5% का लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य पर कितनी छूट देनी चाहिए उसे, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित करना चाहिए। देखिए मैंने आपको बार-बार एक फॉर्मूला बताया है, हर प्रैक्टिस सेट में इस तरह सवाल मिलता है। मैंने फॉर्मूला बताया था CP और MP में रिलेशन होता है, CP/MP बराबर 100 माइनस के छूट परसेंटेज बटे में 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज। छूट क्या है आपको दे रखी है 10% की, 100 माइनस के 10 हो जाएगा, और लाभ दे रखा है आपको 5% का, 100 प्लस 5 हो जाएगा। तो CP क्या है क्रय मूल्य, MP क्या अंकित मूल्य, तो CP और MP का रेशियो क्या बन गया आपको 100 माइनस के 10 करेंगे 90 हो जाएगा, और 100 प्लस 5 करेंगे तो 105 हो जाएगा। 15 छक्के 90, 15 7 105, 6/7 का रेशियो बना। यानी यदि आपका क्रय मूल्य 6 है तो अंकित मूल्य कितना था 7 था। अब कह रहा है कि यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित किया गया, यानी कि अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ा के अंकित किया गया है, तो 6 से 7 कितना बढ़ाया गया है 1 बढ़ाया गया है। किससे पूछा है क्रय मूल्य से, क्रय मूल्य से मतलब 6 से, तो 1 बढ़ाया गया है कितने पे 6 पे, कितना परसेंट बढ़ाया गया है 100 से गुणा कर दीजिए, तो 1/6 की फ्रैक्शन कितनी होती है 16.66% होती है। ठीक है, 1/6 का परसेंटेज कितना होता है 16.66% होता है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित दर प्रतिवर्ष से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 2050 है, उसी धनराशि पर समान दर पर 3 वर्ष का सालाना ब्याज 3000 है, तो कुल राशि बताइए। देखिए इस तरह के सवाल को आप ट्री मेथड से करते हैं। ट्री मेथड का मतलब क्या है, आपको ये तो पता ही है कि जो साधारण ब्याज होता है वो हर साल समान होता है, यानी पहली साल, दूसरी साल और तीसरी साल हर साल क्या होता है आपका समान ब्याज मिलता है। यानी कि 3000 रुपये आपको 3 साल में ब्याज मिला है, तो हर साल कितना ब्याज मिला होगा 1000 रुपये ब्याज मिला होगा, क्योंकि साधारण ब्याज के केस में आपको समान ब्याज मिलता है समान समय में। ठीक है, यानी कि हर साल आपको 1000 रुपये ब्याज मिला होगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वाले केस में क्या होता है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में जो पहले साल का ब्याज होता है वो आपका ये आपका SI का हो गया, ये आपका CI का होगा यहाँ पे। ठीक है, SI मतलब साधारण ब्याज और CI मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या समानता होती है कि पहले साल की जो ब्याज होती है दोनों में वो समान होती है, यानी पहले साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना मिला होगा 1000 रुपये ही मिला होगा, और दूसरे साल में कितना मिला होगा, जब दोनों साल का कुल ब्याज 2050 है, दूसरे साल का ब्याज कितना होगा 1050 रुपये और होगा, तभी तो दोनों साल को मिला के 2050 बनेगा। इसका मतलब जो दूसरे साल 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला है, दूसरे साल कितना है 50 रुपये जो एक्स्ट्रा मिला है वो किस पे मिला होगा, पहली साल के ब्याज पे मिला होगा। दूसरे साल ब्याज कैसे मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, दूसरे साल चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज ऐसे मिलता है कि दूसरे साल समान साधारण ब्याज के बराबर ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, कितना एक्स्ट्रा और मिलेगा कि जो ब्याज आपको साधारण ब्याज का मिला है पहली साल
उस पर ब्याज और लग जाएगा। कितने परसेंट की ब्याज से लगेगा? जिस परसेंट की दर होगी, ठीक है। यानी कुल मिला के इसको जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ये वाले, ये जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं वो किसकी वजह से मिले होंगे? पहली साल जो ब्याज मिला है उस पर ब्याज लगा होगा, उसकी वजह से मिला होगा। तो कितना परसेंट का ब्याज लगा है? तो इसको जो 50 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं वो कितने पे मिले हैं एक्स्ट्रा? तो 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। कितने पे? 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं। तो 50 रुपये 1000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं तो कितने परसेंट के हिसाब से मिले होंगे? जिस परसेंट के हिसाब से मिलेंगे वही क्या होती है, इसकी दर निकल के आएगी। तो यहाँ से दर निकलेगी आपकी 5%, यानी उसकी जो दर निकल के आई वो कितनी निकल के आई? 5% दर से उसको ब्याज मिल रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज मिल रहा है, ठीक है। आपको दर मिल गई तो आप इसको फॉर्मूला में लगा सकते हैं। 3 साल में राशि समान है और 3 साल में ब्याज कितना मिल रहा है? 3000 रुपये मिल रहा है। तो धनराशि कितनी होगी? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे में 100, यही फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला में रख दीजिए। ब्याज मिल रहा है आपको 3000 रुपये, कितने साल में मिल रहा है? 3 साल में। मूलधन हमें निकालना है, दर हमारी निकल के आई 5% की और समय निकल के आया, समय दे रखा आपको 3 साल, बटे में कर दीजिए 100। 5 से कटेगा 20 बार और 3 से कटेगा आपका ये 1000 बार। 1000 गुणा 20 कितना हो जाएगा? 20,000। पी की वैल्यू कितनी आ गई? 20,000। यानी मूलधन होगा वो कितना होगा? 20,000 रुपये होगा। कुल मिला के आपको करना क्या था? इसमें पहले दर निकालनी थी। दर आप निकाल सकते थे आराम से, सिंपल तरीके से, कि जो ब्याज मिलेगा वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पहली साल के लिए समान रहेगा, और जो एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा दूसरे साल वो किसकी वजह से मिलेगा? पहले साल जो ब्याज मिला है उस पर लगने वाले ब्याज की वजह से मिलेगा। कितना एक्स्ट्रा मिला? 50 रुपये एक्स्ट्रा मिला, किसकी वजह से? 1000 रुपये ब्याज की वजह से। तो 50 से 1000 का कितना परसेंट बनेगा? 5%। जो परसेंट निकल के आएगा वही उसकी दर होगी। 5% की दर से आप इसका मूलधन निकाल सकते थे आराम से, 20,000 निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, दो संख्याएं 14:15 का अनुपात है, यदि उनका लघुत्तम समवर्तक 420 है तो फिर संख्याएं क्या होंगी? तो देखिए सबसे पहले आप सिंपल तरीके से चेक कर सकते हो, आपको संख्या दे रखी है ऑप्शन में, तो कौन सी संख्या 14:15 के अनुपात में है? क्या 30 और 32 14:15 के अनुपात में है? तो नहीं है। क्या 30 और 28 14:15 के अनुपात में है? तो है। ये 14:15 के अनुपात में नहीं है। ये 14:15 के अनुपात में तो नहीं है। सिंपल तरीके से आपका ऑप्शन मिल गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में देखिए, एक कपड़े की दुकान में कपड़े का मूल्य 25% कम हो जाता है और बिक्री 20% बढ़ जाती है, तो दुकान की कुल आय में क्या परसेंट फर्क पड़ेगा? तो जो दुकान की कुल आय होगी वो कपड़े के मूल्य पर और बिक्री दोनों पर डिपेंड करेगी। जब दोनों पर डिपेंड करेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखिए मूल्य कितना बढ़ा है? 25% कम हो गया। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4, यानी मूल्य पहले 4 से 1 कम हो गया। मूल्य 4 से 1 कम हो गया, यानी अब मूल्य कितना हो गया? 3 यूनिट हो गया। और बिक्री कितनी बढ़ गई? 20%। 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। 1/5 यानी 5 से बिक्री 1 बढ़, पहले 5 यूनिट बिक्री हो रही थी, अब बिक्री कितनी होगी? 6 यूनिट बिक्री होगी। कुल मिला के पहले सेल कितनी थी? 20 थी, तो अब सेल कितनी होगी? अब आपका आय कितनी होगी? तो 18 होगी। पहले आय 20 थी तो अब आय कितनी होगी? 18 होगी। आय में कितनी कमी हो रही है? 2 यूनिट की कमी हो रही है। 2 यूनिट की कमी कितने परसेंट के बराबर होगी? तो 2 की कमी, मूल आय कितनी थी? 20। कितना परसेंट बनेगा? 2 से 10 बार कटेगा और 10 से ही 10 बार कटेगा, ठीक है। कुल मिला कितने परसेंट की कमी आ रही है? 10% की कमी आ रही है, ऑप्शन नंबर डी। तो उसकी आय में 10% की कमी हो जा रही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ए और सी 15 दिन में और बी और सी 20 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर उस काम के आधे भाग को कितने दिन में कर देंगे? तो ए और बी का कितना है? ए और बी का 12 दिन का है, ए और सी का 15 दिन का है और बी और सी का 20 दिन का है। आपको क्या करना होता है? कुल काम निकालते हैं पहले, टोटल वर्क कितना है तीनों का एलसीएम के बराबर, 12, 15 और 20 का एलसीएम कितना आएगा? 60 यूनिट। कुल काम कितना हो गया? 60 यूनिट हो गया। 12 का 60 में भाग करेंगे 5 आएगा, 15 का 60 में भाग करेंगे 4, 20 का 60 में भाग करेंगे तो 3 आएगा। यानी कि ए और बी का एक दिन का काम कितना आया? 5 यूनिट। ए और सी का एक दिन का काम 4 यूनिट, बी और सी का एक दिन का काम 3 यूनिट आया। कुल मिला के इन सबका काम निकालेंगे तो सबको जोड़ेंगे यहाँ पे, ए प्लस बी प्लस ए प्लस सी प्लस बी प्लस सी, इन सबका एक दिन का काम कितना निकल के आया? 5 और 4 9 और 3 12। दो ए यहाँ पर 2 बार आया, बी 2 बार आया, सी 2 बार आया, 2 कॉमन ले लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी। सबका एक दिन का काम 12 यूनिट है, 2 से भाग कर दीजिए 6। यानी कुल मिला के ए प्लस बी प्लस सी का एक दिन का काम निकल के आएगा 6 यूनिट। यानी तीनों लोग मिलकर एक दिन में 6 यूनिट काम करते हैं। अब करना क्या है? पहले काम का आधा भाग करना है। पहले टोटल काम 60 है, अब कितना काम करना है? 30 यूनिट काम करना है। और तीनों लोग मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? 6 यूनिट काम करते हैं। तो कितना समय लगेगा? समय बराबर कुल काम बटे में एक दिन का काम, कितना आएगा? 5 दिन, ठीक है। यानी 5 दिन में वो आधा काम कर देंगे,
चलिए ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16 में दिया है, दिए गए ग्राफ का अध्ययन करें और एक प्रकाश कंपनी की 6 शाखाएं दे रखी हैं 20 से लेकर 20 तक, ठीक है, और 15 और 16 में बिक्री दे रखी है आपको, ठीक है। अब पूछा गया शाखा B2 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री, दोनों मतलब 15 और 16 की, और शाखा B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री से अनुपात बताइए। तो B2 की बात हो रही है और B4 की, B2 और B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री कितनी है। तो B2 में कुल बिक्री कितनी है 65 प्लस 75 कितना हो जाएगा आपका 140, और B4 की दोनों वर्षों की कुल बिक्री कितनी है, B4 की दोनों बिक्री करेंगे तो 180 आएगा। दोनों का अनुपात पूछा था 20/70 140, 20 निम्मा 180, 7:9 निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, 2 पाइप किसी टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। एक तीसरा पाइप टैंक को 40 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो समान रूप से कार्य करते हुए टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। देखिए ए भर रहा है, हमारी 3 पाइप है, ए भर रहा है 10 घंटे में, बी भर रहा है 16 घंटे में, और एक कोई सी पाइप है वो खाली कर रहा है 40 घंटे में, ठीक है। ये खाली करने वाला है, ये दोनों भरने वाले हैं, ठीक है। टोटल टंकी की क्षमता माननी पड़ेगी पहले हमें। टंकी की क्षमता कितनी आएगी 10, 16 और 40 का एलसीएम यानी कि 80 यूनिट। क्षमता कितनी आएगी आपकी 80, तीनों का एलसीएम के बराबर। तो ए 10 घंटे में पूरी 80 यूनिट टंकी भर दे रहा है, तो 1 घंटे में कितना काम कर रहा होगा 8 यूनिट काम कर रहा होगा। ऐसे 16 घंटे में भी 80 यूनिट टंकी भर देता है, तो 1 घंटे में कितना यूनिट भर रहा होगा 16 पंजे 80। 40 घंटे में 80 यूनिट टंकी खाली कर रहा है, तो 1 घंटे में कितना खाली कर रहा होगा 40 का भाग करिए 80 में, कितना आएगा 2 यूनिट। यानी ये दोनों पाइप भरने वाले हैं, ये आपका खाली करने वाले हैं। जब तीनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाएगा तो कितना यूनिट भरा जाएगा 1 घंटे में। तो ये दोनों तो भरेंगे, 8 + 5 भरेंगे, और ये आपका तीसरा वाला खाली करेगा। कुल मिला के 1 घंटे में कितना भरा गया, तो 1 घंटे में 8 और 5 13 में से 2 घटा देंगे तो 11 यूनिट भरा गया 1 घंटे में। 1 घंटे में कितना भरा गया 11 यूनिट। तो पूरा 80 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा आपको पता है, टाइम बराबर कुल क्षमता बटे में 1 घंटे में किया गया कार्य, यानी 11 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 11 7 70 और 3/11, 7 सही 3/11। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि 159 को पहले 367 से और उसके बाद 482 से गुणा किया जाए तो इकाई अंक कितना आएगा। पहले 159 को किससे गुणा कर रहे हैं, 159 को गुणा कर रहे हैं कितने से 367 से, और फिर कितने से गुणा कर रहे हैं 482 से गुणा कर रहे हैं। इकाई अंक आपसे पूछा है, यहाँ पे इकाई कितना है 9, यहाँ 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 9 7 63, 63 × 2 126। 126 में इकाई अंक कितना आएगा 6 आता है। इस पूरी का इकाई अंक कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। इकाई अंक वाले केस में आपको इकाई अंक पे ही फोकस करना है। यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 7 है, और यहाँ पे आपका 2 है। इनका आपस में गुणा करेंगे कितना आएगा 126 आएगा। 126 में इकाई अंक कितना होता है 6 होता है। क्वेश्चन नंबर 19, मानस ने 42,000 का निवेश करके अपना व्यवसाय आरंभ किया। 7 महीने बाद 50,000 की पूंजी के साथ कमल भी मानस के व्यवसाय में शामिल हो गया। वर्ष के अंत में 30,160 रुपये लाभ हुआ। इस लाभ में कमल का हिस्सा बताइए कितना है। देखिए जिस अनुपात में ये लोग इन्वेस्ट करेंगे उसी अनुपात में इनका लाभ बटेगा। तो मानस ने कितने रुपए लगाए, मानस ने लगाए, मानस और कौन है दूसरा कमल, मानस ने लगाए 42,000 रुपये कितने महीने के लिए, पूरे 12 महीने के लिए। और कमल ने कितने लगाए, कमल ने लगाए 50,000 रुपये कितने महीने के लिए, तो 7 महीने के बाद आया है। तो 1 साल की बात हो रही है, इसका मतलब उसने कितने महीने के लगाए होंगे 12 महीने के साथ, यानी 5 महीने के लगाए होंगे। इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस अनुपात में है, तो देखिए 2 3 0 से 3 0 कदम, और कुछ कटेगा 2 से काट लीजिए, 2 से कटेगा आपका ये 6 बार, और 2 से काटेगा आपका 25 बार। 25 पंजे 125 इधर आ गया, और 42 × 6 इधर आ जाएगा, यानी 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25, 252 इधर आएगा। इन दोनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो किस अनुपात में है, तो 252 अनुपात 125 के अनुपात में है। कुल इन्वेस्टमेंट कितना है, यानी कुल मिला के इन्होंने कितना निवेश किया है 252 + 125, दोनों को जोड़ देंगे कितना जाएगा आपका ये, तो ये आपका 377। यानी कुल लाभ कितना है, कुल ये लाभ है, कुल इन्वेस्टमेंट इनका कितना है 377 यूनिट, ठीक है। जो जितना कुल इन्वेस्टमेंट हो उसी अनुपात में इनका कुल लाभ होगा। 377 यूनिट की वैल्यू एक्चुअल में दे रखी है आपको 30160, ठीक है। पूछा क्या था कमल का हिस्सा, कमल का हिस्सा कितना है 125। 377 यूनिट की वैल्यू इतनी है, तो 125 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, निकाल लीजिए 30160 बटे में 377 × 125, ठीक है।
सॉल्व करिए। 370 से कितने बार कटेगा आपका? 8 बार कटेगा। 8 बार मतलब 80 बार। 80 गुणा 125 करेंगे कितना आएगा? 10,000। तो कमल का जो हिस्सा वो कितना होगा? 10,000 रुपये होगा। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। अब आपकी रीजनिंग शुरू होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है कि नाक का संबंध चेहरा से है तो उंगली का संबंध किससे होगा? तो नाक चेहरा का पार्ट होते हैं। नाक किसका पार्ट होती है? चेहरा का। उंगली किसका पार्ट होगी? तो हथेली का पार्ट होगी। किसका? हथेली का। ऑप्शन नंबर ए। 21 देखिए, 98 का संबंध इससे दे रखा है तो अगले किससे संबंध किससे होगा? जो संबंध इन दोनों का वही संबंध इन विकल्प में होना चाहिए। देखिए 98 का वर्ग कितना होता है? 9601 9604। 98 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 9604। तो ऐसे ही संबंध आपको विकल्प में देखना है। क्या 102 का वर्ग कितना होता है? नहीं। 99 वर्ग 9801 होता है? बिल्कुल होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। जे का संबंध इससे दे रखा है तो पीपी का संबंध किससे होगा? तो जे का एम से क्या संबंध हो रहा है? प्लस के 3 जोड़ा जा रहा है। जे से जी पर जाने के लिए माइनस के 3 जोड़ा घटाया जा रहा है। यानी पहले 3 जोड़ा जा रहा है फिर 3 घटाया जा रहा है। पी में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा? 19 का मतलब एस आएगा। ठीक है, कितना आएगा? एस। और पी में 3 घटा देंगे तो कितना आएगा? 13 नंबर किसका होता है? एम का। एस और एम। ऑप्शन नंबर सी। 23 देखिए, आपको बताना क्या है इसमें? विषममाला बताना है। पुस्तक, उपन्यास, समाचार पत्र और लेखक, इसमें विषममाला कौन सा होगा? तो देखिए पुस्तक, समाचार पत्र, उपन्यास ये आपकी एक तरह की क्या है? ये आपके साहित्य हैं। जबकि लेखक आपका एक तरह का व्यक्ति हो जाएगा जो कि आपका अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। 24 देखिए, 27 का 118 है, 33 का 132, 73 का इतना, 41 का इतना। इसमें भिन्न कौन सा होगा? 33 का 4 गुना कितना होगा? 132, 73 का 4 गुना 292, 41 का 4 गुना 164, 27 का 4 गुना 118 होता है? तो नहीं, 108 होता है, क्योंकि आपका अन्य 3 से भिन्न हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में बताइए, लुप्त संख्या बतानी है आपको, क्या होगा यहाँ पे? ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। CEFHIJLMNO आगे क्या आएगा? तो देखिए यहाँ पे सी है, सी के बाद ई आया है यानी प्लस के 2 हुआ है, फिर एफ से एच पे जाने पे प्लस के 2 हुआ है, फिर यहाँ पे जे और एल के बीच में प्लस 2 हुआ है। तो अगली संख्या में प्लस 2 करेंगे तो ओ प्लस 2 कितना होता है? 17 है। 17 मतलब क्यू। शुरुआत किससे होगी आपकी? क्यू से होगी, जो कि सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन में दे भी रखा है। एक ऑप्शन आपका राइट आंसर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी का चेक करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देखिए 1 3 6 10 यानी 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10 यानी बढ़ते क्रम में आपका जोड़ा जा रहा है। पहले 2 जोड़ा गया है, फिर 3, फिर 4, फिर कितना जुड़ेगा? 5। यानी शुरुआत किससे होगी आपकी? 15 से होगी। ठीक है, जो कि आपको 2 ऑप्शन दे रखे हैं। चलिए दूसरा देखिए, जेड के बाद बाई यानी कितना घटाया गया है आपका? 1 घटाया गया है। और बाई के बाद एक्स, फिर आपका 1 घटाया गया है, फिर यहाँ पे 1 घटाया गया है, फिर आगे 1 घटाएंगे तो डब्लू में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? तो वी आएगा। कितना आएगा? वी। 15 है वी। 15 वी किस में दे रखा है? ऑप्शन नंबर डी में। बाकी और किसी में दे भी नहीं रखा। नेक्स्ट देखिएगा, एक पेपर वाला लड़का पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। इसका डायग्राम हम बनाते चलते हैं। पहले देखिए डायग्राम जो बनाएंगे हम इस तरह हम बनाएंगे कि हमारी पूर्व होगी, या आपकी पश्चिम होगी, या आपकी उत्तर, या आपकी दक्षिण। ठीक है, अब कह रहे हैं एक पेपर वाला लड़का पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। यहाँ से चलते हैं पूर्व की ओर 10 किलोमीटर। ठीक है, फिर कह रहा है कि फिर दक्षिण को मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर तक आगे चलाता, 3 किलोमीटर आगे चलाता है दक्षिण में। फिर पश्चिम को मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलाता है। पश्चिम को मुड़ता है, कितना चलाता है? 6 किलोमीटर। ठीक है, फिर अपने दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। दाईं ओर मुड़ेगा तो कहाँ पहुँच जाएगा? इसके ऊपर पहुँच जाएगा। यहाँ पे कितना चलाएगा? 3 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ तक दूरी 3 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 3 ही होगी। अब पूछा है कि वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से अब कहाँ है? पहले यहाँ पे था, अभी यहाँ पे, तो कहाँ पे किनके बीच की दूरी कितनी होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, इसमें से ही आपकी 6 घट जाएगी, तो ये दूरी कितनी बचेगी? 4 बचेगी। इसकी तुलना में ये स्थान किधर है? पूर्व दिशा में। ये स्थान किधर है? पूर्व दिशा में। तो यानी पहले की तुलना में अभी किधर है? तो 4 किलोमीटर पूर्व में है। किधर है? 4 किलोमीटर पूर्व में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। अल्फाबेटिकल हमें अरेंज करना है इनको। देखिए पहले कौन सा आएगा? बी और आई, बी आर आई सब में दे रखा है, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब देखिए आगे क्या आएगा? यहाँ पर टी है, यहाँ पे एस है, यहाँ पे जी है और यहाँ पे डी है। तो इन सब में पहले कौन आएगा? डी वाला। सब में पहले कौन आता है? डी आता है। इसका मतलब चौथा पहले आएगा सबसे।
ठीक है, तो 2 और तीसरा तो खत्म हो जाएगा। और डी के बाद में क्या आएगा, जी आएगा, यानी कि 4 के बाद में कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए, जो कि आपको सिर्फ ए ऑप्शन में दे रखा है, बाकी का अरेंज करने की जरूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कथन और निष्कर्ष। कथन कह रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है और आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। ना कह रहा है कोई शिक्षक साइकिल पर विद्यालय नहीं आता है और आनंद साइकिल पर विद्यालय आता है। इसका मतलब आनंद शिक्षक नहीं है, आनंद शिक्षक नहीं है, बिल्कुल बात सही है। आनंद विद्यार्थी है, आनंद विद्यार्थी है नहीं, इसके बारे में कोई भी बात इसमें बोली गई नहीं है। लेकिन इतना बोला गया कि आनंद साइकिल पर आता है और कोई भी शिक्षक साइकिल पर नहीं आता है, इसका मतलब आनंद शिक्षक नहीं है, ये बात आपकी कन्फर्म है, यानी पहला निष्कर्ष आपका निकल रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्लियर। 31 देखिएगा, श्रृंखला को आपको पूरा करना है इसमें, ठीक है। तो इस तरह की सीरीज को कैसे करते हैं, सबसे पहले आप इसमें देखिए कितने नंबर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 लेटर हैं इसमें टोटल। तो या तो आप इसमें 5 5 15 फैक्टर करेंगे, या तो 3 3 के बना लीजिए जोड़े, या फिर इसमें 5 5 के बना लीजिए, ठीक है। देखिए कैसे बन सकता है इसमें। तो इसमें बन जाएगा आपका ये 3 3 बना लीजिए, सी बी ए, इस तरह से बनेगा, ठीक है। शुरुआत किससे होगी, तो यहाँ पे शुरुआत हो रही है सी से, तो यहाँ पे आ जाएगा सी। सी के बाद में क्या है यहाँ पे बी, तो यहाँ पे बी आ जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, और यहाँ पे सी बी ए, ठीक है, ये बनेगा, यानी सी बी बी ए सी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 32। एक दिन प्रातः सूर्योदय के बाद गंगाधर एक खम्भे के सामने मुँह करके चल रहा है। सूर्योदय की बात हो रही है। सूर्योदय का मतलब क्या है, जब सूर्य निकलता है तो किधर निकलता है, पूरब में निकलता है। पूरब में निकलता है तो समझिए इसको कि आपकी पूरब हो गई, ये आपका पश्चिम, और ये आपका उत्तर, और ये आपका दक्षिण हो गया, ठीक है। सूर्य इधर निकल रहा है, जो सूरज पूरब में निकलता है तो उसकी परछाई आदमी किधर पड़ेगी, कोई व्यक्ति यहाँ खड़ा होगा तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, इसके विपरीत दिशा में पड़ेगी, यानी पश्चिम की ओर इसकी परछाई पड़ेगी। कोई आदमी यहाँ पे खड़ा होगा तब भी इसकी परछाई इधर ही पड़ेगी, यहाँ खड़ा होगा तब इधर ही पड़ेगी, ठीक है। कुल मिला के परछाई जो पड़ेगी वो पश्चिम में ही पड़ेगी। अब कह रहा है कि गंगाधर एक खम्भे के सामने मुख करके खड़ा है और खम्भे की छाया ठीक उसकी दाईं ओर है। छाया किधर पड़ेगी, छाया इधर की साइड में पड़ेगी, इधर साइड में पड़ रही है, इसका मतलब इसका दायां किधर होगा, इसका दायां इधर है, खम्भे की छाया इधर पड़ रही है, इसका मतलब जो व्यक्ति है उसका दायां किधर है, इधर है। दायां इधर है, जिसका मुँह किधर होगा, नीचे की तरफ इसका मुँह होगा, तभी संभव है जब इसका मुँह नीचे की तरफ है और उसका दायां किधर बनेगा, इधर ही बनेगा, ठीक है। यानी इसका जो मुँह है वो नीचे की तरफ है, यानी इस दिशा की इसका मुँह है, तभी इसका जो परछाई पड़ेगी वो इसके दाईं तरफ पड़ेगी, ठीक है। अब बोला है खंभे की छाया ठीक उसके दाईं ओर पड़ रही है, वह किस दिशा में मुँह करके चल रहा है, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये दिशा होगी आपकी दक्षिण की ओर, ठीक है। अब इसको आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे व्यक्ति को इधर जा रहा है और सूरज इधर से निकल रहा है, तो इसकी परछाई किधर पड़ेगी, तो इसकी परछाई इधर साइड में तो पड़ेगी, और इधर पड़ेगी तो इसकी ये परछाई जो है वो इसकी किस साइड में होगी, जो इसकी दाईं तरफ ही तो होगी, जो कि आपको इस तरह से आपको यहाँ बनना है। तो आप इससे समझ सकते हैं कि इसका जो मुँह है वो किधर है, दक्षिण की ओर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। इसी टाइप का सेम क्वेश्चन आपको 33 दे रखा है, इसका आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। 32 वाला ही कॉन्सेप्ट आपको इसमें अप्लाई करना है, इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। 34 देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 34 में दे रखे हैं आपको, क्वेश्चन मार्क के बताना क्या आएगा। देखिए 5 से 41 बनाए, तो 5 से 41 कैसे बना होगा, 5 से 41 बनाए, 5 गुणा 6 प्लस के 11 बराबर 41, ठीक है। यानी इसका डबल 6 गुना किया गया है और उसमें 11 जोड़ा गया है। फिर आपका 41 से 258 कैसे बना है, तो 41 गुणा 6 प्लस के 12, 6 कम 6 24, 240 प्लस 12 258, ठीक है। ऐसे ही इसमें इससे ये कैसे बना होगा, इसका 6 गुना किया गया है प्लस के 13 किया गया है, यहाँ पे कितना किया गया है 13, 11 प्लस 12 फिर 13, फिर अगले वाले में कितना करना पड़ेगा आपको 14 प्लस का करना पड़ेगा, यानी कि 1561 का कितना गुना, तो 6 गुना प्लस के 14 कर दीजिए, तो 6 कम 6 और 6 छंग 36 और 15 छक्के 90 होती 93 प्लस के 14 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 93 80। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। 34 का सी। 35 देखिए, ये आपको सीरीज दे रखी है, क्वेश्चन मार्क के स्थान बताना है क्या आएगा, ठीक है। 82 है, फिर आपको 119 है, आपको दूसरे नंबर पे आपको क्वेश्चन मार्क दे रखा, तो आप इस सीरीज को राइट साइड से आप देखिएगा। 168 है, 197 है, कितना माइनस किया गया है, तो देखिए
आप इसको ऐसे देखिए, इधर से इधर को जाने में कितना माइनस होगा, तो ये होगा आपका 29 माइनस होगा, कितना होगा -29 होगा। इससे इधर जाएंगे तो कितना माइनस होगा आपका, तो ये होगा आपका 26 माइनस होगा। फिर इससे इधर जाएंगे तो आपका 23 माइनस होगा। तो इससे इधर पर जाएंगे कितना माइनस होगा, तो देखिए कितने कितने गैप बनना है, 3 का अंतर आ रहा है, तो यहाँ पर आपका माइनस का 20 होगा। माइनस का 20 करेंगे, 119 में से 20 माइनस करेंगे, कितना आएगा 99। कितना आएगा 99 आएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, तालाबन का संबंध मृदा से है तो प्रदूषण का संबंध किससे होगा। ठीक है। तालाबन क्या होता है, तालाबन आपके मिट्टी जब जमा हो जाती है तो उसमें प्रदूषण फैल जाता है, उसको तालाबन बोला जाता है। यानी कि मिट्टी के प्रदूषण को आप तालाबन समझ सकते हो, और नदियों में जो बहाव आता है उसको आप प्रदूषण समझ सकते हो। ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो बी है, यानी तालाबन का संबंध मृदा से है, प्रदूषण का संबंध किससे होगा, नदियों से होगा। ठीक है। नदियों का प्रदूषण, नदियों का जो प्रदूषण, नदियों का गंदा होना प्रदूषण कहलाता है। ठीक है। पानी का प्रदूषण होता है, ये आपका मृदा का प्रदूषण होता है, तालाबन। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा। क्या भारत को लौह अयस्क के निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इसके पीछे तर्क क्या दे रखे, नहीं, भारत लौह अयस्क के निर्यात से अतिरिक्त मात्रा में विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। बात एकदम सही है। दूसरा देखिएगा आप, हाँ, बल्कि नौकरियों की ज़्यादा अवसर पैदा होने के लिए स्टील बनाने के ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट हो। दूसरे तर्क में कह रहा है कि लौह अयस्क के निर्यात को पूरी तरह प्रतिबंध लगा देना चाहिए। इससे क्या होगा कि उसकी जगह पर आपको क्या करना है, स्टील के प्लांट लगाने हैं, जिससे नौकरियाँ आपकी और भी पैदा होगी। दोनों ही बात आपकी क्या है, एकदम सही। दोनों ही तर्क निकल लें, ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 15। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।